सुनाई सुनाई दिया जा रहा है, आप लोगों को दिखाया जा रहा है। आप लोग जब तक बोलोगे नहीं ना तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे बेटा, प्लीज। रिप्लाई तो दे दिया कीजिए कम से कम कि जी मैम दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। वेरी वेरी गुड। तीसरा तीसरा कंप्लीट हुआ था। ओके। अब हम्म अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जैसे आपको पता है पाजेब गुम हो चुकी है। पाजेब को ढूंढने का प्रयास निरंतर रूप से श्रीमती जी कर रही है। श्रीमती जी का ख्याल भी यह है कि पाजेब नौकर ने चुराई है। हो सकता है कि अब लेखक के माध्यम से ये सवाल उठाया जा रहा है। आशुतोष ने नई पतंग लेकर आया है और यह पतंग वहीं से लेकर आया जो पाजेब को बेचकर उसने पैसे लिए होंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। और वो बातों बातों में उसे मालूम हुआ कि शाम आशुतोष पतंग और डोर का पिन्ना नया लेकर आया। श्रीमती ने कहा कि तुम ही हो जिसे पतंग की उसने इजाजत दी। बस सारे दिन पतंग पतंग। यह नहीं कि कभी उसे बिठाकर सबक की कोई बात पूछो। मैं सोचती हूँ कि एक दिन तोड़ ताड़ दूं उसकी सब और डोर और पतंग। देखिएगा कि जैसे पिता यदि बच्चों को किसी चीज में बहलाने का प्रयास करते हैं तो ये चीज मम्मी को पसंद नहीं आती और मम्मी तुरंत ही उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना अच्छा समझती है और वो दे भी देती है। चाहे चाहे वह मोबाइल के संबंध में हो सकता है कि आपके भी घर में आपके पापा ने आपको मोबाइल दे दिया हो और आपकी मम्मी मोबाइल से परेशान हो। घर के काम आप लोग नहीं कर पा रहे हो जिस कारण आपकी मम्मी आपके पापा को टॉर्चर करती हो या कोई बातें कहती हो। ठीक वैसे ही आ जाइएगा यहाँ पर। तो क्योंकि आपका कर्तव्य भी वैसे ही होता है। जैसे आप लोगों का लेक्चर्स खत्म हो जाता है तो आप आपके स्टडी रूम से बाहर आकर आपके मम्मी का हाथ बटाना चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, है ना। रियलिटी तो यह है कि लेक्चर्स ना होने के बाद भी हम अपने स्टडी रूम से बाहर नहीं निकलते और व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग और यू नो वेरी वेल आप लोग जानते हैं कि आप लोग क्या काम करते हो। होता है ना बेटा ऐसा। हम्म। सुन रहे हो क्या? अरे बोलेगा भाई कोई। हमारी आवाज ठीक ठाक आ रही है आपको? हेलो। अरे भैया बोलो तो सही, आप ये मोबाइल में लेक्चर ले रहे हैं बेटा, आप हमें दिखाई नहीं दे रहे हो अभी। कितने बच्चे जुड़े हैं? अंकिता जुड़ी नहीं जुड़ी? निशिगंधा, अंकिता। तो 17 लड़कियों में से किसी की भी आवाज नहीं है, इसका मतलब क्या समझे हम? हम्म। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं और आप हो कि ऐसा तो नहीं है कि आपने मोबाइल किसी जगह पे रख दिया है और आप बस लेक्चर्स की अटेंडेंस होने के लिए ऐसा काम कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ तो फिर हम आपसे बात कर रहे हैं। हमने कहा कि जैसे श्रीमती जी कहती है कि तुम आपने ही उस बच्चे को डोर और पतंग के बारे में पतंग पतंग करवा दिया और पतंग के बीच में घेर दिया। तो हो सकता है हमने आपका एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आप लोग भी ऐसा काम करते होंगे कि मोबाइल आपके पिता ने लेकर दिया और आप आपके स्टडी रूम से बाहर नहीं निकलते होंगे, जिस कारण मम्मी आपके पापा को दो शब्द कहती होगी। ये आपको एग्जाम्पल आपका दिया ताकि आप इस बात से परिचित हो जाए। तो आप लोगों का कोई आंसर ही नहीं है वहां से। हमने पूछा कि क्या आप लोग ऐसा काम करते हो तो जी मैम, नहीं मैम, नहीं मैम, हम ऐसा नहीं करते। किसी का कोई आंसर नहीं है, बस बकते जाओ आप जो भी बकना है। ऐसा ही है ना। हम्म? फिर इतनी 17 लड़कियां जुड़ी लेकिन एक का भी जवाब नहीं है कि नहीं मैम हम ऐसा काम नहीं करते, स्टडी रूम से बाहर आते हैं और हमारी मम्मी का हाथ बढ़ाते हैं। ऐसा कहना चाहिए था तुरंत आप लोगों ने।
ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी पतंग और डोर जब नया लेकर आया हुआ है तो उस नए लेकर आने की आशंका, पाजिब खो जाने की आशंका पर अपना जो शक है उसे मजबूत और बना देता है। मैंने कहा कि खैर छोड़ो, कल सवेरे पूछताछ हो करेगी। सवेरे बुलाकर मैंने गंभीरता से उससे पूछा, क्यों बेटा, एक पाजिब नहीं मिल रही है, तुमने तो नहीं देखी? वो गुम हो गया जैसे नाराज हो। अब देखिएगा कि यहाँ से आपका बाल मनोविज्ञान स्टार्ट हो जाता है। उसने सिर हिलाया कि उसने नहीं ली, पर मुंह नहीं खोला। उसने क्या किया कि जब उसे उनके पिता ने उसने पूछा कि उसका पाजेब खो गया है तो क्या तुमने लिया हुआ है? तो वो क्या कहता है कि नहीं, और वो बात नहीं कर सकता है, बस अपनी मुंह से बात नहीं करता, बस अपनी गर्दन से गर्दन हिला देता है कि नहीं, हमने नहीं ली। अब देखिए कि एक बाल मनोविज्ञान का खेल यहाँ से कैसे स्टार्ट हो जाता है कि उसने नहीं ली है, फिर भी जबरदस्ती जब मम्मी और पापा करते हैं तो बिना गलती को भी गलती अपनी मान लेते हैं का ये प्रमाण इसका परिचायक दिखाई देता है बेटा। तो मैंने कहा कि देखो बेटा, ली हो तो कोई बात नहीं, सच बता देना चाहिए। उसका मुंह और भी फूल गया और वो गुमसुम बैठा रहा। मतलब देखिए कि अभी भी वो गुमसुम ही बैठा है। क्यों? क्योंकि उसने पाजब ली ही नहीं है। पर जब माता और पिता इस प्रकार से साशंकित हो जाते हैं तो बच्चे को इस नतीजे पर पहुंचना पड़ता है कि आखिरकार उसका जवाब वो क्या दे। और फिर वो दे नहीं पाता है। इसलिए भी नहीं दे पाता है क्योंकि वह फूल जाता है, उसका चेहरा इसलिए फूल जाता है कि वह समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये चोरी का ऑब्जेक्शन हम पर ही क्यों लिया जा रहा है। और उसके मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए। मैंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं। प्रेम से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है, आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं। बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदा ही उससे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए इत्यादि। अब बच्चों से बात तो प्यार से करनी चाहिए, लेकिन देखिए कि जब प्यार वाली बातें बच्चे नहीं मानते हैं तो उन्हें थोड़ा पनिशमेंट देना चाहिए। लेकिन यहाँ पनिशमेंट देने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन एक बाल मनोवैज्ञानिक होने के नाते जयनंद कुमार जी ने उसे प्यार से समझाना उचित समझा, और जिस कारण उन्होंने उसे प्यार से पहले डांटा, फटकारा, और फिर प्यार से पूछने का उन्होंने प्रयास भी किया कि क्या बेटे आपने उसे देखा है? आशुतोष सब तब बैठा सुनता रहा। उसका मुंह सूजा था, वह सामने मेरी आंखों में नहीं देख रहा था। रह रहकर उसके माथे पर बल पड़ते थे। क्यों बेटे, तुमने ली तो नहीं? उसने सिर हिलाकर क्रोध से अस्थिर और तेज आवाज में कहा कि मैंने नहीं ली, ली नहीं, ली नहीं, नहीं ली। यह कहकर वह रोने को हो आया, पर रोया नहीं, आंखों में आंसू रोक लिए। उस वक्त मुझे प्रतीत हुआ उग्रता दोष का लक्षण है। अब देखिए कि जब उस पर चोरी का कोई आक्षेप उठा रहा है जबकि उसने नहीं ली है, फिर भी अब देखिएगा कि अब तो वो उसे उस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, मैंने नहीं ली, मैंने नहीं चुराई, नहीं ली, नहीं ली, नहीं ली। अब 10 बार वो बता रहा है, उसके बावजूद भी उसके मम्मी और पापा उस पर शक कर रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है। उस वक्त मुझे प्रतीत हुआ कि उग्रता दोष का लक्षण है। मैंने कहा, देखो बेटा, डरो नहीं। अच्छा जाओ ढूंढो, शायद कहीं पड़ी हुई वह पाजेब मिल जाए। मिल जाएगी तो हम तुम्हें इनाम देंगे। वो चला गया और दूसरे कमरे में जाकर पहले तो एक कोने में खड़ा हो गया। कुछ देर चुपचाप खड़े रहकर वह फिर यहाँ वहां पाजेब की तलाश में लग गया। श्रीमती आकर बोली, आशु, आशु से तुमने पूछ लिया, क्या ख्याल है? मैंने कहा, संदेह तो मुझे होता है, नौकर का तो काम यह है नहीं। अब देखिए कि वह अपने बेटे पर ही शक कर रहे हैं। पहला शक उनको नौकर पर हुआ कि नौकर ने ही वह पाजेब ली होगी। अब दूसरा शक उसे अपने अपने ही खुद के जन्म दिए हुए बच्चे पर हो रहा है, आशु पर हो रहा है। अब देखते हैं कि आखिरकार वह पाजेब कहाँ मिलती है। श्रीमती ने कहा, नहीं जी,
आशु भला क्यों लेगा? अब माँ को तो यकीन होता है क्योंकि माँ माँ होती है, उसे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है कि ये बच्चा नहीं कर सकता चोरी का काम। मैं कुछ बोला नहीं। मेरा मन जाने कैसे गंभीर प्रेम के भाव से आशु के प्रति उमड़ रहा था। मुझे ऐसा मालूम होता था कि ठीक इस समय आशुतोष को हमें अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह इस समय बालक बालक को मिलना चाहिए। मुझे यह एक भारी दुर्घटना मालूम होती थी। मालूम होता था कि अगर आशुतोष ने चोरी की है तो उसका इतना दोष नहीं है, बल्कि यह हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्जाम है। बच्चे ने बच्चे में चोरी की आदत भयावह हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी उपस्थित हो आई, यह और भी कई भयावह है। यह हमारी आलोचना है। हम उस चोरी से बरी नहीं हो सकते। अब बेटा है और बेटा यदि चोरी कर रहा है और माता और पिता उसे समझकर यदि टाल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। और ये गलती मैं मेरे हाथों से नहीं करवाना चाहता। यह जैनन कुमार जी का कहना है। मैंने उसे बुलाकर कहा, अच्छा सुनो, देखो मेरी तरफ देखो, यह बताओ कि पाजेब तुमने चुन्नू को दिए ना? ये कुछ देर कुछ बोला ही नहीं। उसके चेहरे पर रंग आया और गया। मैं एक एक छाया ताड़ना चाहता था। मैंने आश्वासन देते हुए कहा कि डरने की कोई बात नहीं। हाँ हाँ बोलो, डरो नहीं। ठीक बताओ बेटा, कैसे हमारा सच्चा बेटा है? मानो बड़ी कठिनाई के बाद उसने अपना सिर हिलाया। मैंने बहुत खुश होकर कहा कि दी है ना तूने चुन्नू को? उसने सिर हिला दिया। अत्यंत सांत्वना के स्वर में स्नेहपूर्वक मैंने कहा, मुंह से बोलो, चुन्नू को दी है ना? उसने कहा, हाँ हाँ। अब देखिए कि जबरदस्ती जब बच्चे पर की जाती है तो वो बच्चे का नतीजा क्या निकलता है। मैंने अत्यंत हर्ष के साथ दोनों बाहों में लेकर उसे उठा लिया। कहा कि ऐसे ही बोल दिया करते अच्छे लड़के, आशु हमारा राजा बेटा है। गर्व के भाव से उसे गोद में लिए लिए मैं उसकी माँ की तरफ गया। उस उल्लास पूर्वक बोला, देखो हमारे बेटे ने सच कबूल किया, पाजेब उसने चुन्नू को दी है। सुनकर माँ उसकी बहुत खुश हो गई। उन्होंने उसे चूमा, बहुत शाबाशी दी, उसकी बलैया लेने लगी। आशुतोष भी मुस्कुराया, अगरचे एक उदासी भी उसके चेहरे पर दूर नहीं हुई थी। उसके बाद अलग ले जाकर मैंने बड़े प्रेम से पूछा, पाजेब चुन्नू के पास है ना? जाओ, मांग ला सकते हो उससे। आशुतोष मेरी ओर देखता हुआ बैठा रहा। मैंने कहा, जाओ बेटे ले आओ। उसने जवाब में मुंह नहीं खोला। मैंने आग्रह किया तो वह बोला, चुन्नू के पास नहीं हुई तो वो कहाँ से देगा? अब देखिएगा कितना बड़ा लांछन आशुतोष पर लगाया जा रहा था। और बस उसने यूं ही हाँ में हाँ डाल दी। और अब देखो कि उसकी माँ ने उसे प्यार से पुचकार दिया। अब उसके पिता ने भी, और अभी तो वो जिद करने पर मजबूर हो गए कि जाओ और वो पाजेब चुन्नू से लेके आओ। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों आपको? यहाँ तक क्लियर हो गया हो, आपकी आज्ञा हो तो हम लोग आगे बढ़े। थैंक यू बेटा। मैंने कहा, जिसको उसने दी होगी उसका नाम बता देगा। आप देखिए कि अब तो उसने बता दिया कि नहीं मैंने उसे नहीं दी है, उसके पास होगी तो ना वो देगा। तो फिर अब और उसे परेशान करने पर वो उतालू हो गए। कि सुनकर वो चुप हो गया। मेरे बार बार कहने पर वो यही कहता रहा कि पाजब चुन्नू के पास न होगी तो वो कहाँ से देगा। अंत में हार कर मैंने कहा कि वो कही तो होगी। अच्छा तुमने कहाँ से उठाई थी? पड़ी मिली थी? और फिर नीचे जाकर वो तुमने चुन्नू को दिखाई? हाँ। फिर उसी ने कहा कि इसे बेचेंगे। हाँ। कहाँ बेचने को कहा? कहाँ मिठाई लाएंगे? नहीं पतंग लाएंगे। तो पाजेब चुन्नू के पास रह गई। हाँ। तो उसी के पास होनी चाहिए ना, या पतंग वाले के पास होगी? जाओ बेटा उससे ले आओ। कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। वो जाना नहीं चाहता था। उसने फिर कहा, चुन्नू के पास नहीं हुई तो वो कहाँ से देगा? मुझे उसकी जिद बुरी मालूम हुई। मैंने कहा, कहीं तुमने उसे गाड़ दिया है? क्या किया, बोलते क्यों नहीं? वह मेरी ओर देखता रहा पर कुछ बोला नहीं। मैंने कहा, कुछ कहते क्यों नहीं? वो गुमसुम रह गया और नहीं बोला। मैंने डपट कर कहा कि जाओ, जहां से वहीं से पाजेब लेकर आओ। मतलब देखिएगा कि जहां भी पड़ी हो वहां से मुझे वो पाजेब चाहिए। अब पाजेब तो उसके बच्चे के पास थी नहीं और नहीं उसने चुन्नू को दी थी। यहाँ पर आपका बाल मनोविज्ञान क्लियर हो रहा है कि एक
बालक पर जब हम चोरी का ऑब्जेक्शन लेते हैं, आक्षेप उठाते हैं, तो वो बेचारा चोरी किए बिना ही अपनी गलती को कैसे डांट डपट के कारण अपनी गलती न होने के बावजूद उसे एक्सेप्ट कर लेता है। जब वो अपनी जगह से नहीं उठा, नहीं गया, तो मैंने उसे कान पकड़कर उठाया, कहा कि सुनते हो, जाओ पाजेब लेकर आओ, नहीं तो घर में तुम्हारा कोई काम नहीं। अब देखिए वह उसका जो पिता है, वो पिता उसे डांट रहा है, जिस कारण कि तुमने चुन्नू को दी या पतंग वाले को दी। कहीं ना कहीं तो देखी होगी, कहीं ना कहीं किसी ने या मिठाई वाले, जिसे मिठाई पसंद है, पतंग पसंद है, तो क्या तुमने पतंग वाले को दी कि चुन्नू को दी, कहीं पर गाड़ दी, जहां पर भी दी है तो तुम्हें वह पाजेब लेकर आना ही होगा। ऐसे जब बड़ा ऑब्जेक्शन उसका पिता ही लेता है तो वह डांट डपट के कारण हाँ बोल देता है, लेकिन आखिरकार वह पाजेब मिलती कहाँ है। देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों आपको सभी को? ओके, किसी को कोई सवाल है बेटा? आपकी आज्ञा है आगे बढ़ने की। आगे बढ़ा जाए। ओके, थैंक यू बेटा। और फिर वो उस बच्चे के, उसने अभी तक तो बस केवल डांट डपट चल रही थी, अब उसे उसके कान पकड़ लिए गए और उस तरह उठाया जाकर वो उठ गया, कमरे से बाहर निकल गया, निकलकर बरामदे के कोने में रूठा मुंह बनाकर खड़ा रह गया। मुझे बड़ा क्षोभ हो रहा था। यह लड़का सच बोलकर अब किस बात से घबरा रहा है, यह मैं कुछ समझ न सका। मैंने बाहर आकर धीरे से कहा, जाओ भाई, जाकर चुन्नू से कहते क्यों नहीं हो। पहले तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, और जवाब दिया तो बार बार कहने लगा कि चुन्नू के पास नहीं हूं तो वो कहाँ से देगा। मैंने कहा कि जितने में उसने बेची होगी हम दाम दे देंगे, समझे न, जाओ तुम कह लो। चुन्नू की माँ तो कह रही थी कि उसका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता, उसने पाजेब नहीं देखी। जिस पर आशुतोष की माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हारा चुन्नू झूठ बोलता है। क्यों रे आशुतोष, तैने दी थी ना? आशुतोष ने धीरे से कहा, हाँ दी थी। अब देखिएगा कि जब छोटे बच्चों पर इस प्रकार की डांट डपट करते हैं तो छोटे बच्चे अपने आप झूठ बोलना चाहते हैं, है ना। मतलब बड़े कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है, और झूठ बोलने के लिए बड़े ही मजबूर कर देते, तो ये बच्चे आखिर क्या काम करेंगे। आशु ने भी धीरे से कह दिया कि हाँ मैंने दी थी। दूसरी ओर से चुन्नू बढ़कर आया और हाथ फटकार कर बोला कि मुझे नहीं दिए। क्यों रे, मुझे कब दी थी? आशुतोष ने जिद बांधकर कहा कि दी तो थी, कह दो नहीं दी थी। नतीजा यह हुआ कि चुन्नू की माँ ने चुन्नू को खूब पीटा और खुद भी रोने लगी। कहती जाती कि हाय रे, अब हम चोर हो गए, कुलच्छनी औलाद जाने कब मिटेगी। अब देखिएगा गरीबों की एक परिस्थिति होती है बेटा, कि परिस्थिति के अनुरूप वो गरीब कहलाते, लेकिन गरीब होने के बावजूद वो ईमानदार होते, कभी चोरी नहीं करते। ये वास्तविकता है, रियलिटी है कि जो भी मांगना है मांग लेते, लेकिन चोरी का काम नहीं करते। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन हमारे चुन्नू पर लिया जा रहा है, गरीब वर्ग होने के बावजूद लिया जा रहा है, गरीब वर्ग का वो लड़का, और जिसकी माँ केवल दूसरों के घर पर जाकर चूल्हा चौकी करती है, बर्तन मांजती है, और वहां से जितने पैसे आते हैं अपने बच्चों को संभालती है। और ये बच्चा जब चोरी करने लगता है तो अपने बच्चे की खूब पिटाई करती है और कहती है कि ये मेरे भाग्य में ऐसा क्या लिखा था, ये कुलच्छन जो बच्चा है ये कब मिटेगा। ऐसा ऑब्जेक्शन वो अपने बच्चे पर लेते, जबकि उसके पास वो जो पाजेब थी आशु ने नहीं दी थी। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? ओके। बात दूर दूर तक फैल जाती है। पड़ोस की स्त्रियां की पवन पड़ने लगी और श्रीमती ने घर लौटकर कहा कि चुन्नू और उसकी माँ दोनों एक से हैं। मैंने कहा कि तुमने तेजा तेजी क्यों कर डाली, ऐसी कोई बात भला सुलझती है? बोली कि हाँ मैं तेज बोलती हूँ। अब जाओ ना, तुम्हें उनके पास से पाजेब निकाल कर लाते क्यों नहीं? तब जानो जब पाजेब निकलवा दो। मैंने कहा कि पाजेब से बढ़कर शांति है, और अशांति से तो पाजेब नहीं मिल सक जाएगी। श्रीमती बुदबुदाती हुई नाराज होकर मेरे सामने से चली गई। थोड़ी देर बाद चुन्नू की माँ हमारे घर पर आई। श्रीमती उन्हें लाई थी। अब उनके बीच गर्मी नहीं थी। उन्होंने मेरे सामने आकर कहा,
चुन्नू तो पाजेब के लिए इनकार करता है। वह पाजेब कितने की थी? मैं उसके दाम भर सकती हूँ। मैंने कहा, यह आप क्या कहती है? बच्चे बच्चे हैं। आपने चुन्नू से सहूलियत से पूछा भी? देखिए कि एक गरीब वर्ग होने के नाते गरीब कितना ईमानदार होता है, इसका एक प्रमाण हमें यहाँ पर मिल गया कि चुन्नू ने सही में वो पाजेब नहीं ली थी। चुन्नू के पास वो पाजेब नहीं थी, आशु ने उसके पास नहीं दी थी। पर फिर भी ऑब्जेक्शन यदि मेरे बच्चे पर लिया जा रहा है तो मेरे बच्चे का जो आक्षेप है मैं खुद उसके दाम दे दूंगी। इसका प्रमाण ही उस चुन्नू की माँ है। देखिए गरीब जरूर है लेकिन चोर नहीं है। चोर नहीं है लेकिन ईमानदार कितने हैं इसका मूलभूत प्रमाण यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने उसी समय चुन्नू को बुलाकर मेरे सामने कर दिया। कहा कि क्यों रे, बता क्यों नहीं देता जो तेने पैसे देखी हो? चुन्नू ने जोर से चिल्लाकर इनकार कर दिया और बताया, पाजेब आशुतोष के हाथ में मैंने देखी थी और वह पतंग वाले को दे आया। मैंने खूब देखी थी, वह चांदी की थी। ठीक मालूम है। देखिए बच्चे झूठ कैसे बोलते हैं इसका प्रमाण भी आप लोगों के सामने आया होगा कि एक बाल मनोविज्ञान होता है। बाल बालकों की मनोवैज्ञानिक प्रधारा कैसे बहती है कि बड़े जब उस पर ऑब्जेक्शन लेते तो छोटे बिना गलती के भी यह अपनी गलती है इसे स्वीकार कर लेते हैं। बहुत कम रेयरली ऐसे बच्चे होते हैं कि जो हमने ये गलती नहीं की है, बस नहीं की है। तो इतना कॉन्फिडेंस उसे अपने ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर अपना कॉन्फिडेंस कैसे लूज करवा देते हैं, बड़े भी लूजर होते हैं। इसका प्रमाण यह मूलभूत कहानी। पाजेब कितनी बड़ी थी वो तो बताओ। मतलब देखिएगा कि वो पतंग वाले को ले देकर आया, यह चुन्नू कह रहा है, जबकि अब देखते हैं आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है कि पाजेब किसने ली होगी? डू यू इमेजिन बेटा? क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि पाजेब किसके पास होगी आखिरकार? चुन्नू ने ले होगी, पतंग वाले के पास होगी, नौकर लेकर गया होगा, किसके पास होगी? अरे कोई तो बोलो भाई। अच्छा, माँ ने ही कहीं पर रख दी होगी, ठीक है। देखते हैं आगे कहाँ पर किसके पास मिलती है। माँ ने मेरे सामने चुन्नू को खींचकर तभी धम्म धम्म पीटना शुरू कर दिया। कहा, क्यों रे झूठ बोलता है, चमड़ी न उधड़ी तो मैं नहीं। मैंने बीच बचाव करके चुन्नू को बचा लिया। वो शहीद की भांति पीटता रहा था, रोया बिल्कुल नहीं, और एक कोने में खड़े आशुतोष को जाने किस भाव से देख रहा था। फिर मैंने सबको छुट्टी दी। कहा, जाओ बेटा चुन्नू खेलो। उसकी माँ को कहा, आप उसे मारिएगा नहीं, और पाजेब कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। चुन्नू चला गया। तब उसकी माँ ने पूछा कि आप उसे कसूरवार समझते हैं? मैंने कहा, मालूम तो होता है कि उसे कुछ पता है और वह मामले में शामिल है। इस पर चुन्नू की माँ ने पास बैठी हुई मेरी पत्नी से कहा, चलो बहन जी, मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखाई देती हूँ, एक एक चीज देख लो, होगी पाजेब तो जाएगी। कहा। मैंने कहा, छोड़िए भी, वे बात को बात बढ़ाने से क्या फायदा। तो जो तो मैंने उन्हें दिलासा दिया, नहीं तो वह चुन्नू को पीट पाट हाल बेहाल कर डालने का प्रण उठाए ले रही थे। कुलच्छनी, आज उसी धरती में मैं नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम नहीं। खैर, जिस जिस भांति बखेड़ा डाला, मैं इस झंझट में दफ्तर भी समय पर नहीं आ जा सका। जाते वक्त श्रीमती को कह गया कि देखो, आशुतोष को धमकाना मत, प्यार से सारी बात पूछना। धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, और आज कुछ नहीं आता, समझी ना? अब देखिए एक बाल मनोविज्ञान यहाँ पर क्लियर हो गया बेटा कि पहली बार तो उन्होंने चुन्नू को मारा पीटा, उसके बाद में चुन्नू के माध्यम से वो सारी बातें क्लियर हो गई कि नहीं, बच्चे ने नहीं लिया हुआ है, फिर भी उसकी माँ उसे पिटती चली जा रही थी और उन्होंने उसकी पिटाई से उसे बचा भी लिया। शाम को दफ्तर से लौटा तो श्रीमती ने सूचना दी कि आशुतोष ने सब बतला दिया। 11 आने पैसे में वो पाजे पतंग वाले को दे दिए। पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने को कहा। 5 आने जो दिए वो चुन्नू के पास है। इस तरह रत्ती रत्ती बात उसने कह दी। कहने लगी कि मैंने बड़े प्यार से पूछ पूछ कर यह सब उसके पेट से निकाला। 2-3 घंटे में मगज मारती रही। हाय राम, बच्चे का भी क्या जीव होता है।
मैं सुनकर खुश हुआ। मैंने कहा चलो अच्छा है, अब 5 आने बेचकर पाजेब मंगवा लेंगे। लेकिन यह पतंग वाला भी कितना बदमाश, बच्चों के हाथ में ऐसी चीजें लेता है। उसे पुलिस में दे देना चाहिए, उचक्का कहीं का। यहाँ पर अब उस पतंग वालों के साथ हो रहा है कि पतंग वाले ने ये काम अच्छा नहीं किया और उसे पुलिस के पास दे देना चाहिए। मैं सुनकर बहुत खुश हुआ और फिर मैंने पूछा कि आशु कहाँ है। उन्होंने बताया कि बाहर ही कहीं खेल खाल रहा होगा। मैंने कहा बंसी जाकर उसे बुला तो लाओ। बंसी गया, उसने आकर, वे अभी आते हैं, क्या कर रहा है? चुन्नू के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा है। थोड़ी देर में आशुतोष आया, तब मैंने उसे गोद में लेकर प्यार किया। आते आते उसका चेहरा उदास हो गया और गोद में लेने पर भी वह कोई विशेष प्रसन्न नहीं मालूम हुआ था। उसकी माँ ने खुश होकर कहा, आशुतोष ने सब बातें अपने आप पूरी पूरी बता दी। हमारा आशुतोष बड़ा सच्चा लड़का है। आशुतोष मेरी गोद में टिका रहा, लेकिन अपनी बड़ाई सुनकर भी उसको कुछ हर्ष नहीं हुआ, ऐसा प्रतीत होता था। मैंने कहा कि आओ चलो, अब क्या बात है? क्यों हजरत, तुमको 5 ही आने तो मिले ना, हमसे 5 आने मांग लेते तो क्या हम न देते? सुनो, अब से ऐसा मत करना बेटे। कमरे में जाकर मैंने उससे फिर पूछताछ की, क्यों बेटा, पतंग वाले ने 5 आने तुम्हें दिए ना? हाँ। और वो चुन्नू के पास है ना? हाँ। अभी तो उसके पास होंगे ना? नहीं, खर्च कर दिए। नहीं, नहीं खर्च किए? हाँ, खर्च किए, नहीं खर्च किए। और उसे प्रश्न करने से मेरी ओर देखता रहा, उत्तर नहीं दिया। बताओ, खर्च कर दिए कि अभी है? जवाब में उसने एक बार हाँ कहा, दूसरी बार ना कहा। मैंने कहा तो ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मालूम है? हाँ बेटा, मालूम है ना? हाँ कहता है, लेकिन देखिए कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह उस पर आ रहा है कि कभी हाँ कहता है बच्चा जबरदस्ती करते हैं तो कभी ना कहता है। पतंग वाले से पैसे चुन्नू ने लिए हैं ना? हाँ। तुमने क्यों नहीं लिए? वो चुप हो जाता है। इकड़ियां कितनी थी बोलो? 2। बाकी पैसे थे? हाँ। 2 अन्नी थी? हाँ। मुझे क्रोध आने लगा। डपट कर कहा कि सच क्यों नहीं बोलते जी, सच बताओ कितनी कन्या थी, कितना क्या था? वह गुमसुम खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। बोलते क्यों नहीं? नहीं बोला। सुनते हो? बोला नहीं तो? आशुतोष डर गया, कुछ नहीं बोला। सुनते ही मैं क्या कह रहा हूँ। इस बार वह नहीं बोला तो मैंने कान पकड़कर उसके कान खींच लिए। बिना आंसू लिए वह गुमसुम खड़ा रहा। अब भी नहीं बोलोगे? वह डर के मारे पीला हो गया, लेकिन बोल न सका। मैंने जोर से बुलाया, बंसी यहाँ आओ, इनको ले जाकर कोठरी में बंद कर दो। बंसी नौकर उसे उठाकर ले गया और कोठरी में बंद कर दिया। 10 मिनट बाद फिर उसे पास बुलवाया। उसका मुंह सूजा हुआ था, बिना कुछ बोले उसके होंठ हिल रहे थे। कोठरी में बंद होकर भी वह रोया नहीं। मैंने कहा क्यों रे, अब तो अकल आई? वह सुनता हुआ गुमसुम खड़ा हुआ। अच्छा, पतंग वाला कौन सा है? दाई तरफ का चौराहे वाला? उसने कुछ ओठोमय बड़बड़ा दिया जिसे मैं कुछ समझ न सका। देखिए, बाल मनोविज्ञान कैसा होता है। बालकों पर लांछन लगाया जाता है, बालकों पर झूठा आरोप लगाया जाता है, तो वो बालक बिना गलती से भी अपनी गलती कैसे एक्सेप्ट करता है, इसका मूलभूत प्रमाण यह कहानी है। यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ना है बेटा? हाँ। वह चौराहे वाला? बोलो। हाँ। देखो, अपने चाचा के साथ चले जाओ, बता देना कौन सा है, फिर उसे स्वयं भुगत लेंगे, समझते हो ना? ये सुनकर मैंने अपने भाई को बुलवाया, सब बात समझाकर कहा, देखो, 5 आने के पैसे ले जाओ, पहले तुम दूर रहना। आशुतोष पैसे लेकर उसे देगा और उसे अपनी पाजेब मांगेगा। अव्वल तो यह पाजेब लौटा ही देगा, नहीं तो उसे डांटना और कहना कि तुझे पुलिस की सुपर्द कर दूंगा। बच्चों से मार ठगता है, समझे? नरमे की जरूरत नहीं। और आशुतोष अब जाओ, अपने चाचा के साथ जाओ। वह अपनी जगह पर खड़ा था, सुनकर भी टस से मस नहीं हो दिखाई दिया। नहीं जाओगे? उसने सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने तब उसे समझा कर कहा, भैया घर की चीजें दाम लगे हैं, भला 5 आने में रुपयों का माल किसी के हाथ खो दोगे? जाओ चाचा के संग जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। पैसे दे देना और अपनी चीज वापस मांग लेना। दे तो दे, नहीं तो नहीं दे, तुम्हारा इससे कोई सरोकार नहीं। सच है ना बेटे? अब जा। पर वह जाने को तैयार ही नहीं दिखा। मुझे लड़के की गुस्ताखी पर बड़ा बुरा मालूम हुआ। बोला, इसमें बात क्या है, इसमें मुश्किल क्या है?
समझाकर बात कर रहे हैं तो समझता नहीं, सुनता ही नहीं। मैंने कहा क्यों रे नहीं जाएगा? उसने फिर सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने प्रकाश अपने छोटे भाई को बुला कहा, प्रकाश इसे पकड़कर लेकर जाओ। प्रकाश ने उसे पकड़ा। आशुतोष ने अपने हाथ पैरों से उसका प्रतिकार करने लगा। वह साथ नहीं जाना चाहता था। मैंने ऊपर बहुत जब करके फिर आशुतोष को पुचकारा, जाओ भाई, डरो नहीं, अपनी चीज घर में आएगी, इतनी ही बात समझते नहीं? प्रकाश इसे गोद में उठाकर ले जाओ और जो चीज मांगे उसे बाजार में दिला देना। जाओ भाई आशुतोष। पर उसका मुंह अभी भी फूला था। जैसे तैसे बहुत समझाने पर वह प्रकाश के साथ चला। ऐसा चला मानो मानो पैर उठाना उसे भारी हो रहा था। 8 बरस का ये लड़का होने को आया, फिर भी देखो ना कि किसी की बात की उसे समझ नहीं। मुझे जो गुस्सा आया क्या बताऊं, लेकिन ये याद करके गुस्से से बच्चे संभलने की जगह बिगड़ जाते हैं। मैं अपने को दबाता चला गया। खैर वह गया तो चैन की सांस लिए। देखिए किस प्रकार से उसने अब झूठ मूठ ही क्यों न हो बहाना बना लिया कि वह अपनी पाजेब बेच कर आया और उस पतंग वाले के पास। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों आपको? हो रहा है बेटा आपको क्लियर कि कैसे पाजेब तो खो गई, लेकिन पाजेब का इल्जाम, खो जाने का इल्जाम, शक पहले तो नौकर पर हुआ, बंसी पर, उसके बाद में बच्चे पर। अब बच्चे पर ऑब्जेक्शन ले जा रहे हैं, वो बच्चा मान नहीं रहा है, तो कभी चुन्नू पर, कभी पतंग वाले पर, कभी मिठाई वाले पर। अब फिर से एक बार पतंग वाले के पास वो सब लेकर जाना चाहते हैं। देखते आगे क्या होता है। आज्ञा है ना आपकी आगे बढ़ने की? ओ, ओके। लेकिन लेकिन देखता क्या हूँ, कुछ देर में प्रकाश लौट आया। मैंने पूछा क्यों? बोला कि आशुतोष भाग आया। मैंने कहा कि अब वो कहाँ है? वह रूठा खड़ा है, घर में नहीं आता। जाओ पकड़ कर तो लाओ। वह पकड़ा हुआ आया। मैंने कहा क्यों रे, तू शरारत से बाज नहीं आएगा? बोल, जाएगा कि नहीं? वह नहीं बोला तो मैंने कसकर उसको 2 चांटे दे दिए। थप्पड़ लगते ही वह एकदम चीखा, पर फौरन चुप हो गया। वह वैसे मेरे सामने खड़ा रहा। मैंने उसे देखकर मारे गुस्से से कहा, ले जाओ इसे मेरे सामने से, जाकर कोठरी में बंद कर दो दुष्ट। इस बार वह आधा घंटा, आज 1 घंटे तक बंद रहा। मुझे ख्याल आया कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कोई दूसरा रास्ता न दिखता था। मार पीट कर मन को ठिकाना देने की आदत पड़ गई थी और कुछ अभ्यास न था। खैर मैंने इस बीच प्रकाश को कहा कि तुम दोनों पतंग वाले के पास जाओ, मालूम करना कि किसने पाजेब लिए। होशियारी से मालूम करना, मालूम होने पर सख्ती करना, मुरम्मत की जरूरत नहीं, समझे? प्रकाश गया। लौटने पर बताया कि उसके पास पाजेब नहीं है। सुनकर मैं झल्लाया। कहा कि तुमसे कुछ काम नहीं हो सकता। जरा सी बात नहीं हुई, तुमने क्या उम्मीद रखी जाए? वह अपनी सफाई देने लगा। मैंने कहा बस तुम जाओ। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज मानता था। वह मुंह डालकर चला गया। कोठरी खुलवाने पर आशुतोष को फर्श पर सोता पाया। उसके चेहरे पर अब भी आंसू नहीं थे। सच पूछो तो मुझे उस समय बालक पर करुणा हुई, लेकिन आदमी में एक ही साथ जाने क्या क्या विरोधी भाव उठते हैं। मैंने उसे जगाया। वह हड़बड़ाकर उठा। मैंने कहा कहो क्या हालत है? थोड़ी देर तक वह समझा ही नहीं। फिर शायद पिछला सिलसिला उसे याद आया। बच्चे कैसे होते हैं इसका मूलभूत प्रमाण यह कहानी है, देखो। जट उसके चेहरे पर वही जिद, अकड़, प्रतिरोध भाव दिखाई दिए। मैंने कहा राजी राजी चले जाओ। क्लियर हो रहा है ना बेटा आपको? हाँ, हाँ। मैंने कहा कि या तो राजे राजे चले जाओ, नहीं तो इस कोठरी में फिर से बंद कर देते हैं। आशुतोष पर इसका विरोध प्रभाव पड़ा ऐसा मालूम न हुआ। फिर उसे पकड़कर लेकर आया, समझाने लगा। निकाल कर उसने 1 रुपया दिया और कहा बेटा इसे पतंग वाले को दे देना और पाजेब मांग लेना, कोई घबराने की बात नहीं, तुम समझदार लड़के हो। उसने कहा पाजेब उसके पास नहीं हो तो वो कहाँ से देगा? इसका क्या मतलब? तुमने कहा ना कि 5 आने में पाजेब दी, न हो तो चुन्नी को साथ ले जाना, समझे? वो चुप हो गया। आखिर समझाने पर जाने के लिए तैयार हुआ। मैंने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा। उसका मुंह भारी देखकर डांटने ही वाला था, इतने में सामने उसकी बुआ दिखाई दी। बुआ ने आशुतोष के सिर पर हाथ रखकर पूछा कहाँ जा रहा है? तो तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूँ। आशुतोष का चेहरा रूठा ही रहा।
मैंने बुआ से कहा, उसे रोको मत, जाने दो। आशुतोष रुकने को उद्यत था। वह चलने में आनाकानी दिखाई देने लगा। बुआ ने पूछा, क्या बात है? मैंने कहा, कोई बात नहीं, उसे जाने दो उसे। पर आशुतोष मचलने पर आया। मैंने डांट कर कहा, प्रकाश इसे लेकर क्यों नहीं जाते? बुआ ने कहा, बात क्या है, क्या बात है? मैंने पुकारा, बंसी तू भी साथ जा, बीच में लौट न पाए। तो मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को जबरदस्ती उठाकर सामने से ले गए। बुआ ने कहा, क्यों उसे सता रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, जरा यूं ही। फिर मैं उसके साथ इधर उधर की बातें में बैठा रहा। राजनीति राष्ट्र की ही नहीं होती, मोहल्ले में भी राजनीति होती है। यह बात स्त्रियों पर टिकता है। कहा, क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चा स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती है। इसी प्रकार कुछ बातें हुई। फिर छोटा सा बक्सा सरकार सरक कर वो बोली सरका कर वह बोली, इनमें वो कागज हैं जो तुमने मांगे थे। और यहाँ यह कहकर उन्होंने अपने बास्केट की जेब में हाथ डालकर पाजेब निकालकर सामने की, जैसे सामने बिच्छू हो। मैं भयभीत भाव से कह उठा, यह क्या? बोली कि उस रोज भूल से एक पाजेब मेरे साथ चली गई थी। देखा बेटा आप लोगों ने कि पाजेब बुआ के पास थी और ऑब्जेक्शन किस पर लिया जा रहा था? छोटे हमारे आशुतोष पर लिया जा रहा था। तो यहाँ इस प्रकार की इस कहानी में बाल मनोविज्ञान झलकता हुआ दिखाई देता है। समझ में आया आपको? ओके। देखिए बेटा, अब टोटली हमारा सिलेबस कंप्लीट, ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। कल हम लोग एक टेस्ट रखने वाले हैं और जिस टेस्ट में आप सभी को आपका अटेंडेंस देना अत्यंत अनिवार्य है। टेस्ट केवल 10 प्रश्नों की होगी और आपको जो कहानी पसंद है, जो तुरंत पहली बार बोलेगा उसी कहानी पर हम क्वेश्चन बनाकर डालेंगे। बताओ जल्दी से कौन सी कहानी चाहिए? कौन सी कहानी पर प्रश्न चाहिए आपको? ओके। शरद के इस बार इस कहानी पर प्रश्न होंगे और वह प्रश्न सभी के लिए अनिवार्य होंगे। आप कृपया जो नोट्स आपको दी गई है उस नोट्स को पढ़िए, टेक्स्ट बुक आपके पास पड़ी है उस कहानी को पढ़िएगा और उस टेस्ट को लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों कल की तासिका में। किसी को कोई सवाल है?